टीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मैं अशोक कुमार सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षाओं में संधि के बारे में चर्चा की, जिनमें हमने संधियों के 3 संधियां हैं, तीनों की अलग अलग क्लासें बनाई। और आज हम अब अगला जो हमारा चैप्टर है वो है समास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारी जो पिछली कक्षाएं उनसे जुड़े रहने के लिए रोज़ाना हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन वीडियो हमारे मिलते रहें और आप हमसे लगातार जुड़े रहें। क्योंकि आपको एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस होना है, ये नहीं हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देना ही उद्देश्य नहीं, एग्ज़ाम में सक्सेस होना भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम तो हर इंसान देता है, लेकिन उसमें सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि सफलता ही हमारी सबसे पहली कुंजी है, यानी राज है। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर अगला है वो है समास। समास समास को अंग्रेजी में हम कहते हैं कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड वर्ड, WORDS, यानी कि कंपाउंड वर्ड्स यानी जुड़े हुए शब्द। यानी कि समास है जो जुड़े हुए शब्द, यानी शब्दों का एक जोड़ होता है। परस्पर मिले हुए जो दो शब्द, परस्पर मिले हुए दो शब्द जिनका अर्थ जिनका अर्थ जिनके मेल से जो उस शब्द का सही सार्थक जो अर्थ निकले उसे समास कहते हैं। यानी कि समूह होता है शब्दों का, दो शब्दों के मेल के समूह, उसको समास कहते हैं। तो देखिए, हम पहले जाने समास किसे कहते हैं, यानी समास की परिभाषा। समास परस्पर दो शब्दों के मेल, यानी परस्पर दो शब्दों के मेल और उनसे संबंध रखने वाले शब्दों, उनसे परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के समूह को समास कहते हैं। यानी परस्पर दो शब्दों के मेल और उनसे संबंध रखने वाले शब्दों के समूह को, यानी कंपाउंड, यानी समूह शब्द बोलते हैं इनको, कंपाउंड यानी समूह शब्द, ये जुड़ करके समूह बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि शब्दों के समूह, परस्पर समूह जो संबंध रखते हैं आपस में, उनसे जो मेल यानी जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि संधि में किया था, इसी तरह समास में भी शब्दों के परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के समूह से जो विकार होगा उत्पन्न, उसे समास कहा जाएगा। तो अब हम समास के बारे में आगे चर्चा करें कि समास होते कितने हैं, कितने प्रकार हैं, कैसे हैं, क्या हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लें कि समास होता कैसा है। जैसे कि एक है राज पुरुष शब्द, एक शब्द है राज पुरुष, दे दिया आपको। तो अब इससे कहें कि ये क्या है, भाई इसकी संधि हम कर ही नहीं सकते, भाई राज पुरुष की कैसे करें, पता ही नहीं चल रहा। तो इसमें क्या कहा, दो शब्द हैं इसके, राजा का पुरुष, यानी राज पुरुष, यानी राजा का पुरुष। इसमें ये हो गया, मेल खा रहा है ना राजा और पुरुष, राजा और पुरुष में मेल खा रहा है, राजा का आदमी यानी पुरुष, तो राजपुरुष। इसी तरह हम ये मेल खाते हुए दिखाई दे गए तो ये हमें समास होगा, ऐसा हमें पता लग गया, क्योंकि इसमें शब्द ये जुड़ा हुआ है और ये विग्रह, यानी कि ये तो है, इसको कहते हैं समास और इसको कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह आपको विग्रह भी दे सकता है, विग्रह दे करके समास भी करवा सकता है, और आपको समास दे करके विग्रह भी करवा सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो विग्रह दिया है इसमें कौन सा समास है। इनके कुछ चिन्ह हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, पहले हम जाने कि समास के प्रकार।
समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं देखिए। पहला है अव्ययी भाव समास, यानी कि पहला समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास, पहला समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, यानी जो दूसरा समास है उसका नाम क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्म धार्य समास, तीसरे का नाम है कर्मधारय समास। चौथा है हमारा द्विगु समास, यानी चौथे का नाम है द्विगु समास। अगला है हमारा पांचवा द्वंद्व समास, पांचवा है हमारा द्वंद्व समास। और जो अंतिम छठा है उसका नाम है बहुव्रीहि समास। तो हम पहले चर्चा करें कि समास के भाग कितने हैं, यानी कितने प्रकार हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो हमने इनके जो प्रकार हैं उनके बारे में हमने सामान्य रूप से जानकारी ले ली। अब हम इनका एक एक करके इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा समास टॉपिक चल रहा है, इसमें हमने ये भी जाना कि समास होता क्या है। परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों के मेल से या उनके समूह से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। तो हमने समास के प्रकारों के बारे में भी चर्चा की। हमें एग्जाम में ये भी पूछ सकता है समास कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हमें यही नहीं पता होगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यही सोचेंगे कि अनुमान से ही टिक लगाएं। लेकिन हम बता रहे हैं आपको समास हैं जो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। यानी कि सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला जानना होता है कि भाई उसका रूपरेखा क्या है, कितने हैं, कैसे हैं। हमें कोई पता ही नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे अंदाज, ये नहीं लगा पाते, क्योंकि हमें हर चीज़ के बारे में पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अब एक एक करके हर समास के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। हमने समास के बारे में जो है 6 समास हैं उनके बारे में हमने जान लिया, उनके नाम जान लिए। अब हम एक एक समास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी कि जो पहला समास है वो है हमारा अव्ययी भाव समास। तो हम पहला समास यानी पहले समास पर चर्चा करते हैं। अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास होता क्या है। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें अव्यय शब्द जुड़ जाता है और समास के आगे उपसर्ग शब्द लग जाते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है और उससे और इसमें अव्यय शब्द जुड़ जाता है, यानी जुड़ जाता है या जाते हैं,
और समास के आगे उपसर्ग शब्द लग जाते हैं, यानी उपसर्ग शब्द हम जानते हैं जैसे उप, इप, एव, उप, एव, निर, ये शब्द होते हैं, इनको क्या है उपसर्ग शब्द कहते हैं। तो जैसे कि हम एक उदाहरण पर देखें, यथा शक्ति, एक शब्द है हमारा यथा शक्ति, यानी कि यथाशक्ति एक शब्द है, ये है हमारा समास। इसका विग्रह क्या होगा, यथा यानी कि उसके समान, शक्ति उसके समान शक्ति या उसके जैसे शक्ति, जैसे शक्ति, यानी कि यथाशक्ति का हो गया उसके समान शक्ति या उसके जैसे शक्ति। इसी तरह निर्मक्षिका, निर्मक्षिका, मक्खियों का अभाव, यानी कि मक्खियों की कमी, यानी मक्खियां होती है ना उनकी कमी, निर्मक्षिका। गंगा समीप, इसका कहेंगे उपगंगम, उपगंगम, गंगा के पास, गंगा के पास। इसी तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे अब हमने ये किया कि यथाशक्ति उसके समान शक्ति या उसके जैसे शक्ति, निर्मक्षिका यानी मक्खियों का अभाव यानी कमी। इनमें ये शब्द, ये वाला है, ये जो तीनों शब्द हैं इधर, ये क्या है, उपसर्ग शब्द है। यथा उपसर्ग लग गया, ये मूल शब्द होगा, ये उपसर्ग हो गया, ये मूल शब्द, ये उपसर्ग, ये मूल शब्द, ये उपसर्ग। तो इस तरीके से हम इसमें एक आसानी से पहचान ये भी कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत उपसर्ग शब्द आते हैं। क्या उपसर्ग शब्द आते हैं, मूल शब्द में उपसर्ग शब्द जुड़ जाते हैं, तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास। इसी तरह अब हम अगला जो समास है वो है हमारा तत्पुरुष समास, उस पर चलते हैं। दूसरा हमारा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तो जो तत्पुरुष समास है इसमें क्या है, जैसे कि उदाहरण लें हम, इसमें विभक्तियां चलती हैं। संस्कृत में जो होती है ना, विभक्ति, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, जो हमारे वो है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर संबंध का के की संबोधन भोए अरे, इन आधारों पर चलती है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को, इसी तरह जैसे कि संस्कृत में ये चलती है, जैसे कि प्रथम विभक्ति तत्पुरुष, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष, तो ये शब्द होते हैं। जैसे कि हम एक शब्द लिखें राजपुरुष, राजपुरुष, तो इसमें हो गया राजा का पुरुष, तो इसमें कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। आसानी से हमें पता लग जाता है इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें पता लग रहा है राजा का पुरुष, राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। और इसी तरह जैसे कि आगे हम उदाहरण लें, जैसे देशभक्ति, देशभक्ति, नया शब्द हम लेंगे देशभक्ति, तो इसको करेंगे विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, यानी देश के लिए ही तो हम भक्ति करते हैं, देशभक्त। भाई जो बड़े बड़े हमारे देशभक्त हैं वो आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया, तो देशभक्ति के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह जो ये शब्द है, जैसे राजपुरुष राजा का पुरुष, देशभक्ति देश के लिए भक्ति। अगला है जैसे जन्म रोगी,
एक शब्द ये ले लेंगे हम जन्म रोगी। तो देखिए इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है जन्म से रोगी, यानी कि जो जन्म से ही रोगों से ग्रस्त है उसे हम कहते हैं देसी भाषा में हम कहते हैं ये जन्म रोगी है, तो जन्म कर्म का है इसका, तो ये रोग चलता ही रहता है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसी तरह इसमें जन्म से रोगी, यानी कि आसानी से हमें पता लग रहा है इन शब्दों से कि ये तत्पुरुष समास है। इसी तरह अब हम आगे हमारा जो समास है वो है कर्मधारय समास। उस ये था हमारा तत्पुरुष समास। इसके इसी तरह आधार पर ये चलते रहेंगे, इनमें ये शब्द आते रहेंगे, वो लोप हो जाता है उनका और वो धीरे धीरे चलते जाते हैं। अब अगला है हमारा तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय समास होता क्या है। इसमें इस समास में विशेष्य की विशेषण से तथा उपमेय व उपमान की संज्ञा या नाम दिया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि जिस समास में विशेष या विशेषण की उपमेय या उपमान की जो उपमा की जाए, शब्दों में आपस में उनमें तुलना की जाए, यानी कि इसमें तुलना की जाती है। और एक साधारण सा तरीका है इसमें शब्दों की आपस में तुलना की जाती है। यानी कि इसमें आपस में शब्दों में क्या की जाती है, तुलना, यानी कि वो उससे क्या है, मतलब कि उससे उच्च है या निम्न है, या उससे बड़ा है या छोटा है, इस तरीके से। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, घनश्याम। हमने एक शब्द लिया घनश्याम। घनश्याम, घन, देखिए ये दो शब्द हो गए, घन और श्याम। हमने जो अभी कर्मधारय समास की जो परिभाषा उसके बारे में जाना, तो हमने एक शब्द लिया घन श्याम। इसमें दो शब्द है, घन और श्याम। यानी घन यानी बादल, घन बादल को कहा जाता है। बादल के पर्यायवाची आपने पढ़े भी होंगे, घन, वादी, पयोद, वारिद, नीरद, घन बादलों को कहा जाता है। और श्याम यानी कृष्ण यानी काला, श्याम को काला कहा जाता है, श्याम वर्ण काला वर्ण बोलते हैं जैसे। तो घन श्याम यानी इसका शब्द क्या बन गया, घनश्याम का काले हैं जो बादल, यानी कि इसकी तुलना, बादलों की तुलना किस शब्द से की है, काले शब्द से। यानी बादल कैसे होते हैं, काले, यानी घन श्याम काले हैं जो बादल। इसी तरह अगला शब्द है पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर, इसमें क्या, पीत यानी पीले और अंबर यानी वस्त्र, यानी कि वस्त्रों की तुलना किस शब्द से की जा रही है, पीले, यानी वर्ण बताया जा रहा है उनका, रंग कैसा है, पीला, यानी कि पीले क्या है, वस्त्र, यानी पीलो वस्त्रों की जो रंग है, वस्त्रों का रंग है उसके बारे में बताया जा रहा है, उनका रंग कैसा है, वर्ण कैसा है। घनश्याम, पीतांबर, और जैसे चंद्रमुख,
चंद्रमुख, यानी चंद्रमुख का क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। जिसका चंद्रमा के समान मुख हो उसे चंद्रमुख कहते हैं। यानी कि चंद्रमुखी शब्द भी है, जैसे चंद्रमा के समान शब्द जिसका वो चंद्रमुखी। इसी तरह चंद्र प्लस चंद्र का चंद्रमुख का हो गया चंद्रमा के समान मुख। तो इसी तरह हम जो कर्मधारय समास है इसमें आपस में हमें आसानी से पता लग रहा है इस चीज का कि आपस में तुलना की जा रही है, शब्दों की आपस में तुलना की जा रही है। हमें ये एग्जाम्पल के आधार पर आसानी से दिखाई दे रहे हैं, हमें ये स्पष्ट रूप से पता भी लग रहा है। और आगे अब हम करेंगे हमारा जो चौथा है समास वो है द्विगु समास। उसके बारे में द्विगु समास के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हमारा जो चौथा समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास होता क्या है? देखिए, द्विगु समास में ये कहते हैं संख्यावाची पूर्व द्विगु। संस्कृत में कहा जाता है कि संख्यावाची पूर्व द्विगु, यानी जिस समास के अंतर्गत संख्याएं हो। यानी जो हमारा चौथा समास है वो है द्विगु समास। चौथा समास का नाम क्या है? द्विगु समास। वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची, यानी प्रथम पद तो क्या होता है? संख्यावाची। वह दूसरा पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। संस्कृत में इसकी एक परिभाषा और है, देखिए संस्कृत में कैसे है पहचान। संख्यावाची पूर्व द्विगु, यानी वह समास जिसमें संख्याओं को बतलाया जाए, पहले संख्याओं को बताया जाए, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि इसका हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, पंच पात्र, यानी कि पंच पात्र, पंच शब्द पहले आ रहा है ना, और पात्र यानी बाद में। पांच पात्रों का समूह, यानी कि पांच पात्रों का समूह क्या हो गया? पंच पात्र। संस्कृत में इसे कहते हैं पंचानाम पात्राणाम समाहारः, यानी कि पांच पात्रों का समूह, समाहारः। इसमें समूह होता है, और इसमें एक लिख दें, इसमें समूह पाया जाता है। इसी तरह हम लिखते हैं 88 जो हमारी गणित का शब्द है 88, 8 और 80, इसका होगा 8 और 80, यानी कि 80 में 8 और जोड़ देंगे तो क्या शब्द बनेगा? 88, यानी 8 और 80 यानी 88। इसी तरह पंचवट, नया शब्द है हमारा पंचवट। 5 वटों का समूह, यानी जो 5 वट के पेड़ हैं उनका समूह पंचवट। पंचवटी भी है, जैसे 5 वट के पेड़ों का समूह। इसी तरह चौराहा, नया शब्द है चौराहा। 4 राहों का समूह,
4 रास्तों का समूह होगा उसे क्या कहेंगे? चौराहा। हम कहते हैं कि यार उस चौराहे पर जाना है हमें, तो एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर, एक सामने की ओर, एक पीछे की ओर। तो कहते हैं कि चौराहे पे खड़े हो जाइए, आप बताइए कि कौन सी दिशा किस तरफ है, तो उसमें 4 रास्ते अपने आप दिख जाएंगे। तो उसमें कहेंगे कि हम अब खड़े होते हैं तो कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इस तरह हम दिशाओं को आसानी से बता देते हैं। तो वो चौराहा होगा। क्या हो गया? चौराहा। 4 रास्ते जहाँ एक साथ मिल जाएं उसे चौराहा कहते हैं। तो इसी तरह हमने द्विगु समास के बारे में आसानी से जान लिया, और जो एग्जाम के अंतर्गत हमें इसी तरीके के जो प्रश्न क्वेश्चन दिए जाएंगे और हम इसी तरीके से उनको या तो हमको समास दिया जाएगा या उनका विग्रह दिया जाएगा। विग्रह दिया जाए तो आपसे या तो कहेगा समास करो, या फिर इसके अंतर्गत कौन सा समास आता है ये पूछेगा। तो इनमें जो चिन्ह है उनसे आप आसानी से पता लगा सकते हो। तो अपना अब अगला चलेगा द्विगु के बाद में हम अगले समास पर चलेंगे 5वें पर, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व हमारा 5वां समास है द्वंद्व समास। पांचवा समास है द्वंद्व समास। वह समास जिसमें दोनों पद समान रूप से, यानी वह समास जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और उनके बीच और शब्द लग जाता है, और शब्द लग जाता है। यानी जब विग्रह करते हैं तो उनके बीच में क्या है? और शब्द लग जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लें, माता पिता, एक शब्द लिया हमने माता पिता, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। यानी कि माता और पिता, माता भी प्रधान और पिता भी प्रधान है। इसी तरह माता और पिता, यानी माता पिता और राजा रानी, राजा और रानी, यानी कि माता और पिता तो राजा और रानी। इसी तरह हम अगला शब्द लेते हैं। देखिए वो है द्वंद्व समास में हमने ये लिए माता और पिता, माता पिता, राजा और रानी। अगला हम लेंगे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इसी तरह और हम शब्द ले लें दाल रोटी, यानी दाल रोटी, दाल और रोटी, यानी हम कहते हैं दाल और रोटी ले आओ भाई, खाना खा रहे हैं तो क्या सब्जी लानी है? दाल और रोटी ले आओ भाई। तो इसी तरह जैसे कहते हैं राधा कृष्ण, एक साथ बोल देते हैं दोनों शब्दों को, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। राधा और कृष्ण यानी 2 शब्द निकलते हैं। जैसे कहते हैं माता पिता, हमारे माता पिता, माता और पिता। इसी तरह तो अब हम द्वंद्व समास के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं, इसके एग्जाम्पल देख चुके हैं। इसी तरीके से आएंगे और इसमें एक और पहचान है इसमें, जैसे कि 6 शब्द जरूर आता है। जो संस्कृत होता है ना उसमें 6 शब्द आ जाते हैं, जैसे माता च, पिता च,
माताश्च पिताश्च, ऐसे ही राजा राजा रानी का ऐसे इसी तरीके से मतलब च शब्द आता है इसके अंतर्गत। च का अर्थ होता है और, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर हम संस्कृत की भी तैयारी कर रहे हैं ना कोई विद्यार्थी, तो वो संस्कृत वाला भी जो समास है उनको आसानी से इन आधारों पर कर सकता है। तो हम अगला जो हमारा समास है वो है बहुब्रीहि समास, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो अंतिम है छठा समास वो है बहुब्रीहि समास। यानी जो हमारा छठा समास है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वह समास जिसमें दोनों पद गौण होते हैं और उस शब्द का अर्थ निकल कर आता है और इसमें उसको उसके जैसा या उसके समान की उपमा दी जाती है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण पर देखते हैं, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, यानी कि कौन है जिसके तीन नेत्र हैं, वो है शिव। यानी कि जिसके तीन नेत्र हैं वो कौन है, शिव। त्रिनेत्र के नाम से हम शिव को ही जानते हैं। यानी कहते हैं कि तीसरी आंख शिव की खुल जाए तो महाप्रलय आ जाती है, यानी त्रिनेत्र। उस डमरूधारी को ही त्रिनेत्र कहा जाता है। इसी तरह जो हमारा दूसरा शब्द है वो लें, जैसे लंबोदर। अगला शब्द लेंगे हम लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, यानी उदर यानी पेट, किसका है लंबा पेट, उसको कहते हैं गणेश। गणपति जी को कहते हैं लंबोदर। गजानन, गणपति, गणनायक, गजानन, गणपति, गणनायक, लंबोदर और मोदक प्रिय, इनको गणेश जी को कहा जाता है। और इसी तरह अगला शब्द है पीतांबर, यानी कि जो कर्मधारय समास था उसमें भी हमने पढ़ा था पीतांबर, लेकिन इसमें भी है पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कि जो पीले वस्त्र पहने हुए वो कौन है पीतांबर में, वो है विष्णु जी। यानी कि विष्णु जी पीले वस्त्र पहन के, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, वो है पीतांबर यानी विष्णु। पद्मासना, यानी कि पद्म यानी कमल, कमल पर विराजमान है जो, विराजमान है जो, कौन है कमल पर विराजमान,
सरस्वती, सरस्वती और लक्ष्मी। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ये कमल पर विराजमान है। हमने देखिए समास के बारे में चर्चा की। समास होता क्या है? परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे समास कहते हैं। समास के प्रकार के बारे में जाना। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। सभी समासों के बारे में एक एक करके चर्चा की, उनके उदाहरण देखे, उनके नियम देखे और उनके जो एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखे। तो जो ये उदाहरण है ये हमारे जो आने वाला एग्जाम है उसके अंतर्गत इसी तरीके से पूछे जाएंगे और यही नियम रहेंगे। उन शब्दों या तो आपको समास दिया जाएगा या समास का विग्रह दिया जाएगा। तो आप इनको ठीक तरीके से देखें और आपको कोई अगर समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और अपने जो हमारी ये लाइव क्लास है इसको आप अपने दोस्तों और मिलने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।